नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में बात होगी सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े सुनवाई पर। सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ चल रही सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है। फिर बात करेंगे चीन से समझौते के बाद सैनिकों की हो रही वापसी पर, और अंत में बात करेंगे गोमांस के शक पर जिस युवक की हुई थी हत्या, वह मांस गोमांस निकला या नहीं, क्या हुई खुलासा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है, जिसके कनाडा में रहने का संदेह है। गैंगस्टर पिछले साल फर्जी पासपोर्ट पर भारत से भाग गया था और इस साल केन्या और कनाडा में देखा गया था। इस वीडियो को पूरी तरह जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। बारामूला में आतंकी हमले का सिलसिला जारी। आज एक और जवान शहीद, कल 2 जवान और 2 पोर्टर की हुई थी मौत। आ रही खबरों के मुताबिक बारामूला में आज शाम हुई आतंकी हमले में एक और जवान शहीद हो गया है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने अजीत पवार की मौजूदगी में एनसीपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस मौके पर जीशान ने कहा, यह मेरे और मेरे परिवार के लिए एक भावुक क्षण है। मैं अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने इस कठिन समय में मुझ पर भरोसा दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और भाई के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पर रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ चुनौती देने वाली महाराष्ट्र की अपील को खारिज कर दिया है। रिया चक्रवर्ती को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो, महाराष्ट्र राज्य और आव्रजन ब्यूरो द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मुंबई हाईकोर्ट द्वारा सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अभिनेत्री, उनके भाई सौविक और उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को रद्द करने की चुनौती दी गई थी। क्या होता है लुक आउट सर्कुलर, इसको समझते हैं। लुक आउट सर्कुलर एक आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है, जिसमें उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने और उन्हें देश से बाहर जाने से रोकने के लिए कहा जाता है। लुक आउट सर्कुलर से कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति को देश से बाहर जाने से रोका जाना और इसके खिलाफ कोई मुकदमा किया जाना या उनके संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है इस लुकआउट नोटिस के बाद। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथ की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि याचिका तुच्छ है। इसे केवल इसलिए दायर की गई है क्योंकि आरोपी एक हाई प्रोफाइल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब CBI के वकील ने मामले को आगे बढ़ाने की मांग की तो जस्टिस गवई ने कहा, हम चेतावनी दे रहे हैं, आप सिर्फ इसलिए ऐसी याचिकाएं दायर कर रहे हैं क्योंकि आरोपियों में एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोनों व्यक्तियों की समाज में गहरी जड़ें हैं। फरवरी में मुंबई हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सिलसिले में 2020 में रिया चक्रवर्ती और उनके 2 परिवार के सदस्यों के खिलाफ CBI द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर को रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और उनके पिता की ओर से LOC के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली, जिसके तहत उन्हें विदेश यात्रा करने से रोका गया था। उच्च न्यायालय के आदेश से LOC हटा लिया गया था, जबकि कुछ सप्ताह पहले दिसंबर में अवकाश पीठ ने इसे निलंबित कर दिया था, ताकि CBI के कड़े विरोध के बाद भी रिया चक्रवर्ती को एक मुलाकात और स्वागत कार्यक्रम के लिए दुबई यात्रा करने की अनुमति मिल सके। पिछली सुनवाई में पीठ ने LOC जारी करने के औचित्य पर भी सवाल उठाया था, क्योंकि अभिनेता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट था। केवल FIR दर्ज होने के आधार पर LOC जारी करना उचित नहीं था। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत को उनके बांद्रा स्थित घर में हुई मौत ने विवाद और अटकलें को जन्म दिया था, जिसके कारण CBI और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सहित विभिन्न एजेंसियों ने जांच शुरू की थी। उस समय सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिलेशनशिप में रही रिया चक्रवर्ती जांच के केंद्र में है। पटना में FIR दर्ज होने के बाद CBI ने इस मामले में कदम रखा, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को सौंप दिया था। जांच के तहत रिया और उसके भाई के खिलाफ LOC जारी किए गए थे। भारतीय और चीनी सैनिकों ने देपसांग और डेमचौक में क्रमबद्ध तरीके से पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि साल 2020 के बाद दोनों टकराव स्थलों पर बनाए गए अस्थायी चौकियां और ढांचों को हटाने का काम अब जमीनी स्तर पर शुरू हो चुकी है। स्थानीय कमांडर समन्वित गश्त शुरू होने से पहले जमीन पर इसकी भौतिक सत्यापन करेंगे। सोमवार को घोषित पेट्रोलिंग व्यवस्था पर नए भारत चीन समझौते के अनुसार चीनी सैनिक अब रणनीतिक रूप से स्थित देपसांग मैदानों के क्षेत्र में भारतीय सैनिकों को नहीं रोकेंगे, जो कि भारत द्वारा अपने क्षेत्र को माने जाने वाले क्षेत्र से लगभग 18 किलोमीटर अंदर है। भारतीय सैनिक क्षेत्र में
चीनी गश्त दलों को भी नहीं रोकेंगे। आमने सामने टकराव से बचने के लिए दोनों सेनाएं एवं एक दूसरे को अपनी पेट्रोलिंग की तारीख और समय सीमा के बारे में बताना होगा या सूचित करना होगा, जिससे इसे सुनिश्चित किया जा सके कि हिंसा या झड़प ना हो। भारतीय पक्ष को उम्मीद है कि उसके सैनिक अब देपसांग में पेट्रोलिंग पॉइंट PP 10, 11, 11A, 12 और 13 तक जा सकेंगे। देपसांग एक महत्वपूर्ण पठार है जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और उत्तर में महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी, DBO और काराकोरम दर्रे की ओर जाता है। हालांकि नई पेट्रोलिंग समझौता देपसांग और डेमचौक तक ही सीमित है और इसमें पूर्वी लद्दाख में पहले बनाए गए बफर जोन शामिल नहीं हैं, जिन्हें गलवान, पैंगोंग त्सो, उत्तरी तट, कैलाश रेंज और बड़े गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में सेना की वापसी के बाद बनाया गया था। एक टिप्पणी में राजनाथ सिंह ने कहा, भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ कुछ क्षेत्रों में अपने मतभेदों को हल करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर बातचीत कर रहा है। वार्ता के परिणाम स्वरूप समान और पारस्परिक सुरक्षा संबंधों के सिद्धांतों के आधार पर जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए एक व्यापक सहमति प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा, इस पारंपरिक क्षेत्र में गश्त और मवेशियों को चराने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा, यह निरंतर बातचीत में संलग्न रहने की शक्ति है क्योंकि देर सवेर समाधान सामने आ ही जाता है। हालांकि नए समझौते से देपसांग मैदानों और डेमचौक के पास सैनिकों की वापसी होगी, लेकिन इसके बाद अगले मोर्चे पर तैनात सैनिकों की वापसी और तनाव कम करने की प्रक्रिया जो अप्रैल 2020 से पहले की गई थी उस पर यथास्थिति बहाल करने के लिए जरूरी है। अभी तक वह कहीं नजर नहीं आ रही है। हरियाणा चरखी दादरी जिले के एक कस्बे में 27 अगस्त को मुस्लिम युवक साबिर मलिक के गोमांस खाने के शक में हत्या कर दी गई थी। वह मांस गाय का मांस नहीं था, इसका पता लैब रिपोर्ट से पता चला है। साबिर मलिक पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। पुलिस इस मामले में 2 नाबालिग समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन पर आरोप है कि उन्होंने कबाड़ देने के बहाने साबिर को बुलाया और पीट पीट कर मार डाला। मामलों का खुलासा तब हुआ जब 31 अगस्त को मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें पता चला कि आरोपियों ने साबिर मलिक समेत 2 युवकों की डंडे से पिटाई की थी। पूछताछ में आरोपियों ने दावा किया था कि साबिर और उसके साथी गोमांस खाते हैं। हिंदू संगठनों से जुड़े इन आरोपियों ने यह भी कहा था कि उनके बर्तनों में गोमांस मिला है। पुलिस ने इस मांस को जब्त कर उसके सैंपल जांच के लिए भेजे थे। बांद्रा के DSP भारत भूषण ने बताया कि मांस के सैंपल जांच के लिए फरीदाबाद के लैब को भेजे गए थे। हमें वहां उसकी रिपोर्ट मिली है। यह प्रतिबंधित मांस नहीं था, यानी यह गोमांस नहीं था। हमने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जल्द ही कोर्ट में चालान पेश करेंगे। लैब की रिपोर्ट को चालान के साथ कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। 6 आरोपियों को गिरफ्तारी बाकी है। पुलिस के जांच के मुताबिक गोमांस खाने को लेकर 27 अगस्त को बांद्रा के हंसाबस खुर्द गांव में विवाद हुआ था। यहां पर असम के कुछ परिवार झुग्गियां बनाकर रह रहे थे। गौ रक्षा दलों से जुड़ी कार्यकर्ता यहां पहुंचे और झुग्गियों में तलाशी ली। इस दौरान वहां बर्तनों में कुछ मांस मिला। इसके बाद वहां मौजूद युवक एक झोगी से दूसरे झुग्गी की तरफ भाग गए। इससे उसकी शक की दायरा बढ़ते चले गए और शक की दायरा बढ़ते बढ़ते साबिर मलिक की जान चली गई। उन्हें पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इन सबसे जुड़ी तमाम खबरों पर क्या रिपोर्ट आती है देखना बाकी है। तब तक आप देखते रहिए और अपनी बात हम तक पहुंचाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।